ये कहानी है कुछ ऐसे इंसानों की जिनकी लड़ाई किसी जानवर या इंसान से नहीं बल्कि इनकी लड़ाई मौत से है। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम पॉल और लड़की का नाम आयरिस होता है। पॉल आयरिस को सरप्राइज देने के लिए एक बहुत ही आलीशान रेस्टोरेंट में ले जा रहा होता है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट की लोकेशन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर आयरिस देखती है कि ये रेस्टोरेंट बहुत ऊंचाई पर बना है और ये पूरा का पूरा कांच का है। ये देखकर आयरिस को थोड़ी घबराहट होने लगती है। अब ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगते हैं, तभी हम एक बच्चे को देखते हैं जो पानी से कुछ कॉइन निकाल रहा होता है। अब आयरिस और पॉल स्काई टावर पर जाने के लिए लिफ्ट में आ जाते हैं। तभी एक आदमी बताता है कि ये टावर समय से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। ये सुनकर आयरिस को कुछ अजीब लगता है। अब ये दोनों लोग ऊपर आ जाते हैं। आयरिस जब इतनी ऊंचाई से नीचे देखती है तो उसे वॉर्मिंग होने लगती है, इसलिए वो वॉशरूम में आती है। तभी हम देखते हैं कि रेस्टोरेंट के झूमर का एक नुकीला पार्ट टूटकर कांच पर गिरता है, जिससे कांच में दरार आ जाती है। अब जब आयरिस बाथरूम में होती है तो उससे एक औरत कहती है कि तुम ठीक तो हो? तो आयरिस कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। आयरिस उस औरत के बच्चे को भी देखती है। इसके बाद पॉल आयरिस को अच्छा एक्सपीरियंस कराने के लिए उसे टावर की बिल्कुल चोटी पर ले आता है और उसे प्रपोज कर देता है। तभी हम उसी बच्चे को देखते हैं जो वही कॉइन टावर से नीचे की तरफ फेंकता है, लेकिन वो कॉइन नीचे नहीं जाता बल्कि एक विंडो की सुराग में चला जाता है। अब आयरिस और पॉल इस खुशी के मौके पर नीचे आ जाते हैं और पार्टी में डांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कांच की दरार और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही है और उधम कूद की वजह से पाइप के बोल्ट भी खुलने लगे हैं। तभी कांच पूरी तरह टूट जाता है और लोग नीचे गिर के मरने लगते हैं। पॉल एक कांच के टुकड़े को पकड़कर लटक जाता है, लेकिन वो भी ज्यादा देर खुद को नहीं संभाल पाता और नीचे गिर जाता है। एक औरत पूरी तरह जलने लगती है और उस क्वीन की वजह से गैस भी लीक हो जाती है और आधे रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और लोग जलकर भी मरने लगते हैं और लिफ्ट भी खराब हो जाती है। तभी टावर का एक हिस्सा टूटकर लटक जाता है, लेकिन तभी वो क्वीन पियानो पर गिरता है और पियानो का बैलेंस बिगड़ जाता है और पियानो की वजह से ये हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी आयरिस भी गिरने लगती है, लेकिन वो एक हाथ से दीवार को पकड़ लेती है, लेकिन ज्यादा देर वो अपना वजन नहीं रोक पाती और नीचे गिर के उसकी भी मौत हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की चीखने लगती है जिसका नाम स्टेफनी होता है। दरअसल अभी जो हमने हादसा देखा था वो स्टेफनी का सपना था और वो अपने कॉलेज में बैठी हुई थी। इसके बाद स्टेफनी अपने रूम पे आ जाती है, लेकिन उसे फिर से यही आयरिस वाला सपना आता है और वो जागकर बैठ जाती है और अपनी फ्रेंड को बताती है जो लड़की मेरे सपने में आती है उसका नाम आयरिस है और मेरी नानी का नाम भी आयरिस है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें अपनी नानी से मिलना चाहिए, शायद वो इस सपने के बारे में कुछ जानती हो। इसलिए स्टेफनी सुबह होते ही अपने घर आ जाती है और अपने फादर से अपने नानी के बारे में पूछने लगती है। तो वो कहते हैं कि मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं मालूम और स्टेफनी की मॉम भी यहाँ नहीं है। जब स्टेफनी 10 साल की थी तभी वो घर छोड़कर चली गई थी। स्टेफनी अपने भाई चार्ली को देखती है जो कि अपने मामा के घर जा रहा होता है। वो भी उसके साथ जाने लगती है क्योंकि वो सोचती है कि मामा को नानी के बारे में जरूर मालूम होगा। इसके बाद ये दोनों अपने मामा के घर आ जाते हैं। यहाँ पर इन्हें मामा के बेटे मिलते हैं जिसमें एक का नाम एरिक होता है और दूसरे का नाम बॉबी, और इन दोनों की एक बहन भी है जिसका नाम जूलिया है। अब जब स्टेफनी अपने मामा से नानी के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि मेरी मॉम एक पागल औरत है, वो बहकी बहकी बातें करती हैं, तुम उनके बारे में मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है और उनके पास जाने की तो तुम सोचना भी मत। ये कहकर वो यहाँ से चले जाती हैं। अब स्टेफनी अपनी मामी से रिक्वेस्ट करने लगती है और उनसे आयरिस के बारे में पूछने लगती है। तो उसकी मामी उसकी नानी यानी आयरिस की लोकेशन उसे बता देती है और आयरिस उनसे मिलने के लिए निकल जाती है। उनका घर एक जंगल में काफी सुनसान जगह पर था और मेन गेट पर काफी सिक्योरिटी भी थी। स्टेफनी कैमरे में देखकर अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद आयरिस उसे अपने घर में आने की इजाजत देती है। अब स्टेफनी उसी सपने के बारे में अपने नानी को बताती है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक स्काई ब्लू टावर पर गई थी, लेकिन वो टूट गया और सारे लोग मारे गए। तो आयरिस बताती है कि हाँ मैं उस दिन टावर पर तो गई थी, लेकिन मैंने हादसे से पहले ही वही सपना देख लिया था जो कि तुम्हें दिखाई देता है और मैंने उस बच्चे से
से उस कॉइन को छीन लिया और लोगों को सही वक्त पर डांस करने से रोक लिया था और सारे लोगों को बचा लिया था। दरअसल आयरिस के पास कुछ सुपर पावर है जिसके जरिए वो कुछ बुरा होने से पहले ही देख लेती है और इसी वजह से आयरिस इसी घर में रहती है क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मौत मुझे मार देगी। वो कहती है कि मैंने उस दिन उन सैकड़ों लोगों को बचा लिया था लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि मौत को हारना पसंद नहीं है। वो लोग उस दिन तो बच गए थे लेकिन मौत ने बाद में एक एक करके उन सारे लोगों को मार दिया और इतने लोगों में सिर्फ मैं ही हूँ जो अभी जिंदा हूँ। वो स्टेफनी को एक बुक देने लगती है और कहती है कि मैंने इसमें मौत की सारी चालों के बारे में लिखा है। ये सब बातें सुनकर स्टेफनी समझती है कि ये पागल है और वो यहाँ से जाने लगती है। तो आयरिस कहती है कि मौत तुम सब पे मंडरा रही है, मेरे मर जाने के बाद तुम्हारी फैमिली भी एक एक करके मर जाएगी क्योंकि उस दिन टावर में जितने भी लोग जिंदा बचे थे मौत ने सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उन सबके बच्चे को भी मार दिया है। उनका कहने का मतलब ये था कि मौत को उन सारे लोगों को उस टावर पे मारना था लेकिन वो लोग बच गए और इसके बाद मौत ने उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया लेकिन इस बीच कुछ लोगों के बच्चे हो गए जैसे कि स्टेफनी, जो बच्चे मौत के हिसाब से होना ही नहीं चाहिए थे, इसलिए मौत ने उन सबको मार दिया। और तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं जिंदा हूँ। मौत मारना सबसे पहले फैमिली के सबसे बड़े मेंबर से स्टार्ट करती है लेकिन मैं हादसा होने से पहले ही देख लेती हूँ और हमेशा बच जाती हूँ, इसलिए मौत तुम लोगों तक नहीं पहुँच पा रही। लेकिन अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ इसलिए तुम्हें ये बुक लेना चाहिए, मैंने इसमें मौत की सारी चालों के बारे में लिखा है। ये सब सुनकर स्टेफनी घबरा जाती है और घर जाने लगती है। आयरिस को दिख रहा था कि मैं अगर घर से बाहर निकलूंगी तो मौत मुझे मार देगी, इसके बावजूद भी वो घर से बाहर आ जाती हैं और स्टेफनी से बुक लेने की रिक्वेस्ट करने लगती हैं। वो कहती है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा तो ये देखो। अब वो जैसे ही पीछे हटती हैं तो एक लोहे की चीज गैस के प्रेशर से आकर सीधा उनके मुंह में घुस जाती है और उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर स्टेफनी चीखने चिल्लाने लगती है। अब सारे लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब जब स्टेफनी की नानी मरी थी तो उसकी मॉम भी आखिरी बार अपनी मॉम को देखने आती है। इसके बाद स्टेफनी अपने घर आकर उस बुक को बहुत गौर से देखने लगती है और बाकी के सारे लोग उसके मामा के घर होते हैं। स्टेफनी बुक को बहुत ध्यान से देखती है और उसे कहीं ना कहीं समझ आने लगता है कि नानी बिल्कुल सही कह रही है और इसका मतलब ये है कि अब मामा की बारी है क्योंकि वो ही नानी के बाद घर में सबसे बड़े हैं। इसलिए स्टेफनी अपने मामा के घर उन्हें बचाने के लिए जाने लगती है और उसके मामा अपने घर में मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनका पाँव एक कांच के ऊपर पड़ जाता है और वो गिर जाते हैं। तभी घास काटने वाली मशीन स्टार्ट हो जाती है और सीधा उनके मुंह पर आकर रख जाती है जिससे उनकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद स्टेफनी अपने सारे फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करने लगती है कि हम सब भी मरने वाले हैं। वो सारी बातें इन लोगों को बताती है। वो कहती है कि नानी के मरने के बाद मौत ने मामा की फैमिली को मारना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब मौत मामा के बड़े बेटे एरिक को मारेगी और फिर जूलिया और फिर बॉबी को, फिर मॉम को, मुझे और लास्ट में चार्ली को क्योंकि वो सबसे छोटा है। लेकिन उसकी इन बातों का कोई भी यकीन नहीं करता और सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब अगली सुबह स्टेफनी एरिक के इर्द गिर्द घूमने लगती है उसे बचाने के लिए क्योंकि उसे यकीन था कि मौत का अब अगला शिकार एरिक है। तभी एक कचरा फेंकने वाला ट्रक आ जाता है। स्टेफनी एरिक से कहती है कि इससे दूर रहो। इसी दौरान जूलिया यहाँ आ जाती है और जॉगिंग करने लगती है। तभी उसके सर पर एक बॉल लगती है और वो कचरे के डिब्बे में गिर जाती है और ट्रक कचरे के साथ साथ जूलिया को भी उठाकर अंदर डाल लेता है। ये देखकर ये लोग उसे बचाने के लिए ट्रक को रुकवाने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन ड्राइवर गाने सुन रहा था इसलिए उसे इन लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसीलिए स्टेफनी चलते ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। जूलिया कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है लेकिन उसका गेट धीरे धीरे बंद हो रहा था। वो बाहर निकल पाती इससे पहले ही गेट बंद हो जाता है और जूलिया उसमें दबकर मर जाती है। इसके बाद स्टेफनी कहने लगती है कि शायद मैंने बुक को समझने में गलती कर दी क्योंकि उस हिसाब से तो एरिक को मरना चाहिए था। तभी उसकी मामी कहती हैं कि नहीं, तुम बिल्कुल सही थी। एरिक की मौत इसलिए नहीं हुई क्योंकि वो तुम्हारे मामा का सगा बेटा है ही नहीं, क्योंकि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी था। ये सुनकर बॉबी कहता है कि इसका मतलब ये है कि अब मेरी बारी है। तो स्टेफनी कहती है कि इस बुक में एक जेबी नाम के शख्स के बारे में लिखा हुआ है, वो भी उस दिन उस टावर में था, लेकिन वही सिर्फ अकेला है जो अभी तक जिंदा है। तो स्टेफनी की मॉम कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, वो एक हॉस्पिटल में काम करता है। इसके बाद ये लोग जेबी
जेबी से मिलने निकल जाती हैं और हॉस्पिटल में जेबी के पास आ जाती हैं। स्टेफनी जेबी से पूछती है कि आप उस दिन स्काई ब्लू टावर पर थे लेकिन आप अभी तक जिंदा हैं। आपने मौत को कैसे हराया? तो वो कहता है कि इससे बचने के सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम्हें किसी को मारना होगा और उसके आगे जितनी भी जिंदगी होगी वो तुम्हें मिल जाएगी, और दूसरा ये कि तुम्हें मरना होगा, यानी कि अगर एक बार तुम्हारी धड़कन रुक जाए और शॉक देकर वापस से तुम जिंदा हो जाओ तो ये पैटर्न रुक सकता है और इस तरीके में बहुत कम चांस है कि तुम मरने के बाद जिंदा हो पाओ। वो कहता है कि सच तो ये है कि तुम सब मरने वाले हो और तुम लोग इस चीज को रोक नहीं सकते, इसलिए जिंदगी के इस पल को खुल के जियो। तभी एरिक बॉबी को लेकर उसे मारने के लिए हॉस्पिटल के एक रूम में जाने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा और जैसे ही तुम मरोगे तुम्हें इमरजेंसी रूम में ले जाकर तुम्हें शॉक दिए जाएंगे और हमारे पास बस एक यही रास्ता है। हालांकि इसमें बहुत रिस्क है लेकिन वैसे भी तुम तो मरने वाले ही हो। अब ये दोनों हॉस्पिटल के एक रूम में आ जाते हैं और एरिक बॉबी को पीनट बटर खिलाता है क्योंकि बॉबी को पीनट बटर से बहुत ज्यादा एलर्जी है और वो उसके लिए जहर के माफिक है। लेकिन यहाँ पर लोग एमआरआई वाले रूम में थे जिसकी मशीन में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है और धोखे से एरिक से वही मैग्नेटिक फील्ड वाला बटन प्रेस हो जाता है। इसके बाद एरिक बॉबी को पीनट बटर खिला देता है और बॉबी का बुरा हाल हो जाता है और वो मरने लगता है। लेकिन इसी दौरान मशीन की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई हो जाती है जिसकी वजह से एरिक के बुंदे भी उसके कान को चीरते हुए मशीन में जाकर चिपक जाते हैं और पीछे से व्हील चेयर एरिक को लेते हुए आकर मशीन में चिपक जाती है और यहाँ पर व्हील चेयर की वजह से एरिक की मौत हो जाती है। अब जब बॉबी अपनी एलर्जी की दवाई लेने के लिए एरिक के पास आता है तभी एक बड़ा सा स्प्रिंग आकर बॉबी के सिर को फाड़ देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। इतने में स्टेफनी भी यहाँ आ जाती है। अब जब स्टेफनी का भाई उससे पूछता है कि एरिक क्यों मरा तो वो कहती है कि उसे मौत से उलझने की सजा मिली। अब मरने की बारी स्टेफनी की मॉम की थी। स्टेफनी कहती है कि हमारे लिए सबसे सेफ जगह नानी का घर है क्योंकि वहीं पर इतने दिन नानी जिंदा रही थी। इसके बाद ये तीनों लोग नानी के घर जाने लगते हैं। चार्ली कहता है कि क्या हम अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में बिताएंगे तो उसकी मॉम कहती है कि तुम नहीं मैं, क्योंकि जब तक मैं नहीं मरूंगी मौत तुम तक नहीं पहुंचेगी। अब ये लोग उनके घर के पास आ जाते हैं पर तभी स्टेफनी की सीट बेल्ट अटक जाती है। वो अपनी मॉम से कहती है कि आप मेरी फिक्र ना करो, आप जल्दी से घर के अंदर जाओ। तभी हम देखते हैं कि घर की एक जगह पर आग लगी हुई है। अब जैसे ही उसकी मॉम गेट के पास जाती है तभी अचानक से गैस सिलेंडर लीक हो जाता है और आग की वजह से एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जिस बस में स्टेफनी फंसी हुई थी वो भी पानी में गिर जाती है और स्टेफनी डूबने लगती है। लेकिन अभी उसकी मॉम मरी नहीं थी। वो आकर चार्ली को बचाती हैं पर तभी एक खंबा उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद चार्ली बस में आकर स्टेफनी को बचाने की कोशिश करने लगता है लेकिन तभी स्टेफनी की धड़कनें रुक जाती हैं। अब वो उसे बाहर निकाल कर लाता है और उसका सीना दबाता है जिससे वो वापस से जिंदा हो जाती है। यहाँ पर ये लोग समझते हैं कि हम दोनों बच गए हैं क्योंकि स्टेफनी मरकर फिर से जिंदा हो गई है। अगले सीन में हम स्टेफनी, चार्ली और उसके फादर को एक साथ देखते हैं। अब ये लोग काफी खुश होते हैं और चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आता है और उसके साथ स्टेफनी भी थी। तभी हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसकी पर्स से एक कॉइन निकलकर ट्रेन की पटरी पर आकर अटक जाता है। स्टेफनी चार्ली के गर्लफ्रेंड के फादर से मिलती है जो कि एक डॉक्टर होते हैं। वो कहते हैं कि चार्ली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम मरते मरते बची थी। तो स्टेफनी कहती है कि हाँ मैं बहुत खुशनसीब हूँ क्योंकि मैं मरकर वापस से जिंदा हो गई थी। तो वो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, रिपोर्ट के अनुसार तुम मरी नहीं थी, तुम्हारी धड़कनें चल रही थी, तुम बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुई थी। ये बात सुनकर स्टेफनी और चार्ली दोनों को एकदम से धक्का लग जाता है और तभी एक ट्रेन पटरी पर उसी क्वीन की जगह पर आ जाती है जिससे वो पटरी से उतरकर स्टेफनी और चार्ली की तरफ आने लगती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं लेकिन ट्रेन में कुछ लकड़ी के लट्ठे रखी होती हैं जो इन दोनों के ऊपर गिर जाते हैं और इन दोनों की भी मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मौत को कोई भी टाल नहीं सकता।